मम्मी मैं आज देर से वापस आऊंगी। आज मेरा प्रैक्टिकल है और लौटते लौटते शाम हो जाएगी। बल्कि हो सकता है और भी ज़्यादा देर हो जाए, क्योंकि मुझे एनी के घर भी जाना है। वहाँ मेरे कुछ नोट्स पड़े हैं, वो लेकर आऊंगी। सारा कॉलेज जाते हुए जल्दी जल्दी बोल रही थी। सारा की माँ ने नाश्ता करते हुए जरा सा सिर उठाकर उसकी ओर देखा। मैं तुम्हारे पापा को शाम को भेज दूंगी, वो तुम्हें लेने आ जाएंगे। अकेले कैसे आओगी? वैसे भी आजकल का ज़माना ख़राब है, तुम्हें लेकर मैं वैसे ही डरती रहती हूँ। अकेली बिल्कुल नहीं आना, अपने पापा के साथ ही आना, मैं भेज दूंगी शाम को बस। उन्होंने दो टूक अंदाज में कहते हुए अपनी बात पूरी कर दी थी। अरे नहीं मम्मी, अकेले की बात नहीं है। मेरी कोई ना कोई दोस्त मेरे साथ होगी और हो सकता है हम सब आइसक्रीम खाने भी चले जाएं। अगर ऐसे में मैं जल्दी घर आ गई तो सबका मूड ऑफ हो जाएगा। सारा की माँ को हमेशा से सारा की ये बेपरवाही परेशान करती थी। वो कभी कोई बात सीरियसली नहीं लेती थी और शायद अपनी इसी लापरवाही की वजह से आज एक बहुत बड़ा नुकसान भी उठाने वाली थी, जो ना तो उसकी माँ के बहमो गुमान में था और ना ही सारा के ख्यालों में था। अब भी वो उसे टोकने लगी, मगर फिर चुप हो गई। जानती थी कि मामूली सी बात पर सारा का मूड खराब हो जाएगा और फिर उसका पूरा दिन यूं ही मुंह सुजाए हुए गुजर जाएगा। और सारा का बिगड़ा हुआ मूड समीना जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने सोचा कि वापस आने पर समझा देंगी। सारा माँ को बाय बोलते हुए कॉलेज के लिए निकल चुकी थी, जबकि समीना जी अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गईं। शाम ढलने लगी। समीना बेगम का दिल घबराने लगा। इतना वक्त हो गया, इस लड़की ने कहा था कि आ जाऊंगी मगर अब तक नहीं आई। उन्होंने सोचा कि अहमद साहब को फ़ोन करके कहें कि वापसी पर सारा को लेते आएँ, मगर तभी उनकी एक सहेली का फ़ोन आ गया और वो बातों में लगकर ये बात भूल गई। अब जब चारों ओर अंधेरा छा गया, तब अचानक उन्हें याद आया कि ना तो अमजद साहब घर पहुंचे थे और ना ही सारा। उनका दिल डर के मारे बैठने लगा। घबराकर उन्होंने सारा का नंबर लगाया, लेकिन फ़ोन बंद जा रहा था। अब उन्होंने अमजद साहब को कॉल लगाई, मगर उनका नंबर भी लगातार बिजी आ रहा था। समीना बेगम बेचैनी से घर के आंगन में टहलने लगीं। करें तो क्या करें, कहाँ ढूंढें इस लड़की को? कितनी बार कहा था कि जल्दी आ जाना, मगर उसे तो कोई फिक्र ही नहीं। अब जब आएगी तो मैं उसके कान खींचूंगी। सारा अपनी सहेलियों से बातें करते हुए कॉलेज से बाहर निकली तो हर तरफ अंधेरा फैलने लगा था। अरे रूबी, आज तो तुम्हारे घर जाने का बिल्कुल भी समय नहीं, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अब और रुकी तो मम्मी बहुत परेशान हो जाएंगी, मुझे घर जाना है। रूबी उसे रोकती रह गई, मगर सारा रिक्शा लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में वो बस यही सोच रही थी कि अम्मी बहुत डांटेंगी। अचानक रिक्शा एक वीरान सी जगह पर रुक गया। अरे क्या हुआ, रिक्शा क्यों रोक दिया तुमने? सारा को घबराहट होने लगी। उसे उन सारे भयानक किस्सों की याद आने लगी जो उसने सुन रखे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रिक्शे वाला उसे अगवा करने वाला है? डर के मारे उसने जल्दी से रिक्शे से नीचे छलांग लगा दी ताकि भाग सके, मगर सामने का नज़ारा देखकर उसकी सांसें थम गईं। रिक्शे के सामने काली गाड़ी खड़ी थी। अब उसे समझ आ गया कि रिक्शा क्यों रुका था। अचानक ही गाड़ी से दो लड़के उतरे। उनके चेहरों पर मास्क था, सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थीं। उनके तेवर बेहद खतरनाक थे। वो सारा की तरफ बढ़ने लगे। डर के मारे सारा की जुबान बंद हो गई। रिक्शे वाला तो डरकर अपना रिक्शा लेकर भाग चुका था और पीछे अकेली खड़ी रह गई थी, डर से कांपती हुई सारा। ये लड़के कौन हैं और मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? सारा पलटकर भागने लगी, मगर तभी एक लड़के ने झपटकर उसे पकड़ लिया और उसके मुंह पर एक रुमाल रख दिया। उसके बाद सारा को कुछ भी याद नहीं रहा। जब उसे होश आया तो वो एक अंधेरे कमरे में थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। घबराहट में उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे में हल्की रोशनी थी। खिड़कियों और दरवाजों पर भारी पर्दे पड़े हुए थे। अंदाजा लगाना मुश्किल था कि बाहर रात है या दिन। वो काफ़ी देर तक खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, मगर रस्सियाँ इतनी कसकर बंधी थीं कि वो कुछ भी नहीं कर पाई। अब वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ? मैं यहाँ कैसे आई? कौन लाया मुझे? मम्मी पापा कितना परेशान हो रहे होंगे। और तभी दरवाज़ा खुला। एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसने मास्क पहना हुआ था और हाथ में खाने की ट्रे थी। उसने बिना कुछ कहे सारा के सामने खाना रख दिया और उसके हाथ खोल दिए। खाना खा लो, उसने भारी और मोटी आवाज़ में कहा। तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लाए हो और क्या चाहते हो मुझसे? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? सारा ने कांपती आवाज़ में पूछा। उस आदमी ने उसे घूरा, मगर कोई जवाब न दिया। मुझे बताओ तुम कौन हो, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो गुस्से और डर के मारे चीख पड़ी। तुम चुपचाप खाना खाओ, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। बॉस तुम्हें यहाँ लाए हैं, वही तुम्हें सब बताएंगे। सारा सोच में पड़ गई। बॉस? कौन है ये बॉस और उसने मुझे यहाँ क्यों लाया है? उसके इरादे क्या हैं?
जो भी इरादे हैं वो बॉस ही बताएंगे, चुपचाप खाना खाओ वरना खाना न खाने की भी सजा मिलेगी। उस आदमी के गुस्से भरे शब्दों पर सारा डर गई थी और जल्दी से ट्रे अपनी तरफ खींचकर डर के मारे सारा ने सिर्फ 2-4 निवाले जबरदस्ती निगले थे। खाना खत्म होते ही उस आदमी ने उसे फिर से मोटी और भारी आवाज में कहा, मालिक सुबह तुमसे बात करेंगे। जाते जाते वो सारा के हाथ बांधना नहीं भूला था। सारा सारी रात रोती रही, आंसू उसकी आंखों से बहते रहे। पता नहीं घर पर क्या हो रहा होगा। मम्मी तो बहुत परेशान होंगी, पापा तो बहुत सदमे में होंगे। क्या करूं, कैसे भागूं? मेरी तो कभी किसी से दुश्मनी भी नहीं रही, इन लोगों ने मुझे क्यों उठाया है? वो लगातार सिसकती रही और आखिरकार रोते रोते थक कर निढाल हो गई। उधर समीना बेगम और अमजद साहब का बुरा हाल था। सारा का फ़ोन बंद जा रहा था। अमजद साहब उसे ढूंढने के लिए कई जगह जा चुके थे, मगर कहीं कुछ पता नहीं चला। समीना बेगम की आंखों में आंसू थे। या अल्लाह, मेरी बच्ची कहाँ है? घर का हर कोना डर और बेचैनी से भरा हुआ था। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, जाहिल औरत? सारा अभी तक घर नहीं आई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अगर तुमने पहले बता दिया होता तो मैं खुद उसके कॉलेज से उसे लेने चला जाता। अरे मेरा क्या कसूर है? उसने खुद ही तो कहा था कि वो शाम को अकेली आ जाएगी और पापा को लेने के लिए मत भेजना। पूरा मोहल्ला और रिश्तेदार घर में इकट्ठे हो चुके थे। समीना बेगम ने एक एक करके सभी को फ़ोन किया था। हर किसी से पूछा था कि कहीं सारा उनके घर तो नहीं है। लेकिन जब आधी रात बीत गई और वो अब तक घर नहीं लौटी तो उनकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। मोहल्ले वाले और रिश्तेदार अब तरह तरह की बातें करने लगे। अरे लड़की जहाँ भी गई है अपनी मर्जी से गई है, तभी तो कहकर गई थी कि बाप को लेने मत भेजना, खुद ही अकेली आ जाएगी। उसके इरादे सही नहीं थे। माँ बाप का सिर झुका दिया उसने तो पूरे समाज में बदनाम कर दिया। लोगों की बातों ने समीना बेगम और अमजद साहब को जैसे तोड़ कर रख दिया। अमजद साहब तो मानो जमीन में धंसते जा रहे थे। समीना बेगम की परवरिश पर सवाल उठने लगे। माँ का काम होता है बच्चों को सही गलत का फ़र्क समझाना, अच्छे बुरे की तमीज़ देना। इस औरत ने बेटी को ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी दे दी, तभी तो बेटी हाथ से निकल गई। धीरे धीरे लोग जाने लगे, लेकिन कुछ लोग घर में रह गए जो सच में इन दोनों पति पत्नी के दर्द को समझ रहे थे। वे कोई बेतुकी बातें नहीं कर रहे थे, बस सारा की सलामती की दुआ कर रहे थे। और उन भले लोगों में एक थी साजिदा जी, जो अहमद साहब के बहुत ही अच्छे दोस्त की बीवी थी। लेकिन दोस्त के मरने के बाद अमजद साहब ने उन लोगों को बहुत सहारा दिया था और यही एहसान साजिदा जी अब तक मान रही थी। साजिदा जी रो रो कर बेहाल हो रही थी। मासूम बच्ची पर लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो ऐसी नहीं थी। मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। लेकिन हमारे कहने से क्या होगा साजिदा जी, अब तो हमारी बेटी बदनाम हो गई, पता नहीं किस हाल में होगी। पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। पुलिस वालों ने पूछताछ की तो समीना जी ने उन्हें सारी बात बता दी और पुलिस वाले समीना जी की बातें सुनकर हैरान रह गए। उनके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट आई थी। देखिए, आपकी बेटी अपनी मर्जी से गई है और अपनी मर्जी से ही वापस आ जाएगी। ये सुनकर अमजद साहब फूट फूट कर रोने लगे और समीना बेगम ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं। उधर न जाने कब रात के किसी पहर सारा रोते रोते सो गई थी। जब उसकी आंख खुली तो कमरे की लाइट जल रही थी। पूरी रात ऐसे ही गुजर गई थी, कोई भी उसके पास नहीं आया था और अब सुबह सुबह वही आदमी उसके पास खड़ा था। उसके हाथ पांव अब खुले हुए थे और वो नाश्ता लेकर आया था। सारा ने मुश्किल से कुछ ही निवाले खाए थे। उसे यकीन था ये आदमी फिर से उसके हाथ पांव बांध देगा, लेकिन वो कहने लगा, चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। सारा ने अब इस बात से अपनी फटी फटी आंखों से उस आदमी को देखा। क्या सच में तुम मुझे घर छोड़ोगे? हाँ, वरना क्या यहीं रहना है तुम्हें? वो रूखे लहजे में बोला। सारा को जैसे अचानक नई जिंदगी मिल गई। वो झटपट उठी, लेकिन कमजोरी के कारण लड़खड़ा गई और उस आदमी के बाजुओं में झूल गई। तभी उसकी नज़र उस आदमी की कलाई पर पड़ी जहाँ जलने का एक गहरा निशान था। उस आदमी ने जल्दी से अपनी कलाई छुपा ली। ज़्यादा सवाल मत करो। उसने अपनी जेब से काली पट्टी निकाली और सारा की आंखों पर बांध दी। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रहे हो? तुम ये जगह देख न सको। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ से बिना किसी शक के ले जाऊँ। कुछ देर बाद जब वे बाहर आए तो उस आदमी ने सारा को गाड़ी में बिठा दिया। अब अपनी आंखों से पट्टी हटा लो। सारा ने धीरे धीरे पट्टी हटाई। गाड़ी अब मेन रोड पर आ चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है और इसने उसे क्यों बंधक बनाया था। सबसे ज़्यादा खतरा तो उसे यही था कि उसे यहाँ से उसकी इज्जत खराब किए बिना जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसकी इज्जत तो जैसी की तैसी थी। किसी ने भी उसे हाथ नहीं लगाया था और ना ही फिरौती की रकम मांगी थी। फिर भला उसे रात भर
बंद कमरे में रखकर वापस ले जाने का क्या मकसद था? वो बुरी तरह उलझी हुई थी। सच बताओ, तुम लोगों ने मुझे क्यों अगवा किया? क्या मेरे पापा से तुमने पैसे लिए? ये सुनते ही वो आदमी जोर से हंस पड़ा। तुम्हारे पापा के पास इतना पैसा है कि हमें दे सके? ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें सही सलामत घर पहुंचा रहा हूं, वरना पूरी रात मैंने जिस तरह बेचैनी में गुजारी है ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। जब मनचाही लड़की अपने करीब हो और मैं उसे महसूस भी न करूं, ये मुमकिन नहीं था। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करके खुद की नज़रों में गिरना नहीं चाहता था। वैसे तुम्हारा इरादा हो तो गाड़ी वापस मोड़ सकता हूँ। इस बार उस आदमी की आंखों में शरारत की चमक उभरी थी। हालांकि उसके चेहरे पर मास्क था, लेकिन पता नहीं क्यों सारा को उसकी आंखें कुछ जानी पहचानी सी मालूम हो रही थीं। उसने याद करने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी उसके दिमाग में जोर डालने पर भी ये बात याद नहीं आ रही थी कि उसने इन आंखों को कहाँ देखा है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी हाँ की तरफ इशारा कर रही है, तो चलें वापस। इस बार उसकी शरारती आवाज़ सुनाई दी तो सारा होश में आई थी। नहीं नहीं, मुझे घर जाना है। सारा उसके शरारती अंदाज से एकदम डरती अपनी जगह से मटकर बैठ गई थी, और उसका ये अंदाज देखकर वो आदमी जोर से कहकहा लगाकर हंस पड़ा था। डोंट वरी, तुम्हें घर पहुंचाने ही जा रहा हूँ। हालांकि मन तो नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरी है, वो एक गहरा सांस लेते हुए बोला था, जबकि सारा उस आदमी को उलझी हुई नज़रों से देखने लगी। न उस आदमी ने फिरौती की रकम मांगी और ना ही वो पूरी रात उसके करीब आया था, बल्कि अब भी ऐसे नॉर्मली बातें कर रहा था जैसे दोनों की कितनी पुरानी जान पहचान हो, और अब उसे वापस छोड़ने भी जा रहा था। खैर जो भी था, सारा को तो इसी बात की खुशी थी कि वो अपने घर वापस जा रही थी, वो भी बिल्कुल सही सलामत अपनी इज्जत के साथ। जब सारा घर पहुंची तो वहाँ लोगों का हुजूम लगा था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, हर तरफ गहरी खामोशी थी, इतनी गहरी कि सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे जाए। लेकिन ये खामोशी ज़्यादा देर न रुकी। अचानक किसी ने चीख कर कहा, अरे ये तो आ गई, पूरी रात बाहर गुजार कर अब वापस आई है। पता नहीं कहाँ थी, किसके साथ थी, देखो तो सही। पूरी रात मुंह काला करने के बाद कैसे बेशर्मों की तरह मुंह उठाए चली आ रही है। इसे तो डूब कर मर जाना चाहिए। हिम्मत कैसे हो गई इसकी वापस यहाँ पर आने की। जो औरतें कभी उसकी खूबसूरती उसकी समझदारी की तारीफ करती थीं, वही अब उसे जहर में बुझे हुए ताने मार रही थीं। लोग उसे देखकर दबी दबी हंसी हंस रहे थे। सारा बेबसी आगे बढ़ती जा रही थी। उसे एहसास हो गया था अब उसकी ज़िंदगी आसान नहीं। अब उसे लोगों के तानों, कटाक्षों और कठोर व्यवहार का सामना करना पड़ेगा। ये कोई छोटी बात तो न थी कि वो पूरी रात बाहर गुजार कर आई थी, लेकिन ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी, उसे इसका अंदाज़ा नहीं था। लोगों ने जब उसे सही सलामत खुद आते देखा तो उनका शक यकीन में बदल गया। देख लिया, ये लड़की अपनी मर्जी से गई थी और अपनी मर्जी से लौट आई है। समीना बेगम ने सारा को देखा। पहले तो वो अविश्वास से उसे घूरती रहीं, फिर जैसे ही यकीन हुआ वो अपनी जगह से उठी और सारा के चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मुझे बताओ सारा, कहाँ थी तुम, किसके साथ थी? वो उसे मारती जा रही थी और सारा खामोशी से उनकी मार सहती रही। समीना बेगम हाथ चलाने के साथ साथ पूछती भी जा रही थी, बता कहाँ मुंह काला करने गई थी? माँ बाप की इज्जत को उछालते हुए तुझे जरा भी शर्म न आई? और अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू वापस हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। सारा पिटते पिटते घायल हो चुकी थी, उसकी जबान सिल चुकी थी। वो कुछ बोलने की हिम्मत करती, लेकिन लोगों की नज़रें, माँ बाप की आंखों में शक देखकर जैसे सब कुछ बोलने की हिम्मत ख़त्म हो जाती। लेकिन वो यूँ खामोश रहकर खुद को गुनहगार साबित नहीं करना चाहती थी। वो बहुत ही हिम्मत करते हुए रोते हुए बोली, मम्मी, मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी। मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे जो मुझे लेकर गए थे। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। पूरी रात मैं बंद कमरे में अकेली रही। मेरी इज्जत पर किसी ने मैली नज़र भी नहीं डाली। मैं जैसी गई थी वैसे ही वापस आई हूँ। आपकी बेटी अपनी इज्जत गंवा कर नहीं आई मम्मी, मेरी बात का विश्वास करें। वो मुझे ले तो गए थे, लेकिन पता नहीं क्यों, मैं नहीं जानती कि उन लोगों का मकसद क्या था। वो लोग खुद ही मुझे यहाँ छोड़कर भी चले गए। वो गालों के आंसू साफ करते हुए अपनी माँ को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी माँ की आंखों में तो सिर्फ और सिर्फ अविश्वास की चमक थी। उसकी माँ गुस्से से कुछ कहती, इससे पहले ही साजिदा बेगम आगे बढ़ी थी। बहुत खूब, उन्होंने तुम्हें अगवा किया, कुछ कहा भी नहीं और ऐसे ही छोड़ दिया। इसका मतलब तो यही है कि वो तुम्हारे जानने वाले थे। साजिदा बेगम गुस्से से बोली, लड़की, तूने हम लोगों को बेवकूफ़ समझा है क्या? हम नहीं जानते कि तू अपनी मर्जी से गई थी जहाँ पर भी गई थी।
जबकि सारा तड़प कर साजदा जी की तरफ मुड़ी थी। नहीं आंटी, मेरा विश्वास करें, मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी। रोते रोते उसका दूधिया सफ़ेद चेहरा लाल पड़ चुका था। बड़ी बड़ी सुरमई आंखें रोने की वजह से लाल अंगार हो रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था अपनी बेगुनाही का कैसे यकीन दिलाए। इससे कह दो कि ये यहाँ से चली जाए, वहीं वापस चली जाए जहाँ से आई है। अब इस घर में इसकी कोई जगह नहीं। ये लड़की आज से हमारे लिए मर गई और हम इसके लिए। अमजद साहब भी गुस्से से दहाड़े और उन्होंने सारा को जोर से धक्का दिया। वो गिरने ही वाली थी कि किसी के मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। पलट कर देखा तो कोई और नहीं बल्कि सामने जैन काजमी था। वही जैन काजमी जिसे वो हमेशा नफरत करती थी, जिसे वो तुच्छ समझती थी। आज उसी जैन काजमी ने उसे गिरने से बचाया था। सारा का दुपट्टा जमीन पर गिर रहा था। जैन ने उसे उठाकर उसके सिर पर डाल दिया, गालों पर बहते बेशुमार आंसुओं को अपनी उंगलियों से साफ कर दिया। वो हैरान थी, सामने खड़े उस मर्द को देख रही थी जिसे कभी सारा ने सीधे मुंह बात तक न की थी, और आज वही उसके सामने खड़ा उसके आंसू पोंछ रहा था। उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा थी, लेकिन इस भीड़ में कोई भी तो अपना न था जो उसे सफाई का मौका देता। ऐसे में जैन काजमी उसे एक ठंडी छांव की तरह महसूस हुआ था, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या तमाशा है। सब लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हैं और सारा को आपने कटघरे में क्यों खड़ा कर रखा है? आखिर उसकी गलती क्या है जो उसे सबने मिलकर मुजरिम साबित कर दिया? जैन की आंखों में गुस्से की तेज लपटें निकल रही थीं। कुछ पल के लिए आसपास खड़े लोग नजरें चुराने पर मजबूर हुए। बिना सोचे समझे सारा उसकी मजबूत चौड़ी पीठ के पीछे छुप सी गई थी, जैसे उसे एक सहारा मिल गया हो। जैन की हमदर्दी पाकर पता नहीं क्यों दोबारा से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। जैन पहला इंसान था जो उसे हमदर्दी और नरमी से बात कर रहा था, वरना बाकी सबकी नफरत भरी नज़रों से तो उसे तोड़ कर रख दिया था। तुम नहीं जानते इसने क्या किया है? समीना और साजदा जी दोनों ही उसके खिलाफ बोले जा रही थीं। समीना बेगम जो अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, आज उनकी आंखों में नफरत और शक देखकर सारा अंदर से टूट गई थी। जैन उसे बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो किस बेस पर उसे बेगुनाह साबित करता? सब लोगों की नज़रों के सामने था कि वो पूरी रात बाहर गुजार कर आई थी। सारा के दिमाग में धमाके से होने लगे, सब कुछ गोल गोल सा घूमने लगा। उसकी माँ के चेहरे पर उसके लिए सिवाय नफरत की कुछ भी न था। उसके बाप ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया था। मोहल्ले की औरतें उसे गिरी हुई नज़रों से देख रही थीं। इससे आगे सारा कुछ सह ही नहीं सकती थी। उसके होश जवाब देने लगे। वो लहराकर जमीन पर गिर पड़ती कि तभी जैन ने पीछे मुड़ते हुए उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। उसे बेहोश देखकर वो एक पल के लिए घबरा गया। जल्दी से उसे अपने बाजुओं में उठाकर सोफे पर लिटाया। सारा, आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें? लेकिन वो तो होश की दुनिया से बेगानी हो चुकी थी। वो फौरन ही उसे अपने बाजुओं में उठाकर बाहर की ओर भागा। पीछे से साजदा जी अपने बेटे को बुलाती रह गईं। तुम क्यों इस मनहूस और बदकिरदार लड़की के पीछे दीवाने हो रहे हो? जबकि समीना जी की आंखों से आंसू बह पड़े। उन्हें सारा से सबकी उम्मीद नहीं थी। वो रोती पीटती वहीं सोफे पर बैठ चुकी थीं। जैन सबकी बातों को नज़रअंदाज करता हुआ सारा को लेकर अपनी गाड़ी में आया और पिछली सीट पर लिटाकर फौरन गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसका रुख हॉस्पिटल की तरफ था। जब उसकी आँख खुली तो वो अस्पताल में थी। पास ही जैन दोनों हाथों में सिर झुकाए बैठा था। उसके अलावा वहाँ कोई नहीं था। सारा ने उठने की कोशिश की, लेकिन जैन ने उसे सहारा देकर बिठा दिया। तुम लेटी रहो, डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर पड़ा है, तुम्हें आराम और सुकून की ज़रूरत है। मगर बाकी सब लोग कहाँ हैं? इस सवाल पर जैन ने नज़रें चुरा लीं, और उसकी नज़रें चुराने पर सारा एक बार फिर फूट फूट कर रो पड़ी। मैं बहुत बुरी हूँ जैन, बहुत बुरी। मेरी वजह से मेरे माँ बाप का सर शर्मिंदगी से झुक गया, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। प्लीज़ सारा चुप हो जाओ, इस तरह रोने से समस्याएं कम नहीं होती। जैन ने उसका हाथ थामकर उसे तसल्ली दी और सारा ने अपने गालों पर आए आंसू पोंछ लिए। अब वो चुपचाप नज़रें झुकाए बैठी थी, जैसे समझ न आ रहा हो कि आगे क्या करना है। तभी उसके कानों में जैन की आवाज़ पड़ी। सारा, मुझे एक बात बताओ, कल तुम कहाँ थीं? सच सच बताना, क्या तुम अपनी मर्जी से गई थीं? गई थीं तो किसके साथ थीं? क्या तुम किसी से प्यार करती हो? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बताओ। मैं अंकल आंटी से बात करूँगा और उस लड़के से तुम्हारी शादी कराऊँगा। जैन की बात सुनकर फिर से आंसू आंखों से छलक पड़े। वो सब याद करना आसान नहीं था, मगर पहली बार किसी ने उसे बोलने का मौका दिया था और वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। जैन, मैं किसी से प्यार नहीं करती। मेरी ज़िंदगी की किताब के पन्ने अभी तक मोहब्बत जैसे एहसास से कोरे हैं, और इस सच्चाई से तुम अच्छी तरह जानकार हो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी लड़के को आने की इजाज़त नहीं दी।
मैं नहीं जानती वो कौन था और क्यों मुझे उठाकर ले गया। उसने मुझे एक उंगली से भी नहीं छुआ था। जैसे लेकर गया था वैसा ही छोड़कर चला गया। रोते रोते सारा ने पूरी बात जैन को बताई। सारा के चेहरे पर फैले दुख को देखकर जैन को उसकी तकलीफ अपने अंदर तक उतरती महसूस हुई। ये वो लड़की थी जिसे जैन दिलो जान से पसंद करता था। उसकी एक मोहब्बत भरी नज़र के लिए तरसता था और सारा हमेशा उसे धुतकार देती। और आज ऐसे दुख में घिर गई थी कि वो खुद ब खुद जैन को अपने दिल का दर्द बता रही थी। जैन ने गहरी सांस ली। ये तो बुरा हुआ। पता नहीं उन्होंने तुम्हें क्यों उठाया, उनका मकसद क्या था। वे मुझे सबकी नज़रों में गिराना चाहते थे या फिर कोई और बात हो, लेकिन जो भी हो मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्हें ऐसे क्या मिला। सारा फूट फूट कर रोने लगी। फिक्र मत करो सारा, सब ठीक हो जाएगा। उसने सारा के हाथ को थपथपाकर उसे तसल्ली दी। कुछ घंटों बाद सारा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और जैन उसे घर लेकर आया। लेकिन जैसे ही सारा घर पहुंची, अमजद साहब और समीना बेगम ने उसे नजरें फेर लीं। जिसके साथ रात भर रहीं उसी के पास चली जाओ। हमारी इज्जत को दांव पर लगा दिया, हमारे मुंह पर कालिख मल दी। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। उनका लहजा ऐसा था जैसे सारा उनकी अपनी बेटी न होकर कोई अजनबी हो जिसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। सारा के कदम दहलीज की चौखट पर रुक गए थे। अगर जैन उसे सहारा न देता तो वो लड़खड़ाकर दोबारा से गिर चुकी होती। उसने आंसू भरी निगाहों से अपने माँ बाप को देखा जो उससे नफरत से मुंह फेर कर खड़े थे। फिर एक नज़र अपने साथ खड़े जैन को देखा जो पिछले कई घंटों से उसके साथ था, उसकी हिम्मत बंधा रहा था। सारा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें रखने के लिए तैयार नहीं। तुम्हें अब क्या करना है, कहाँ जाना है। सारा की आंखों में दर्द था। मुझे कहीं भी छोड़ दो, अनाथ आश्रम में या फिर किसी एनजीओ में, मगर अपने माँ बाप की आंखों में मैं अपने लिए नफरत नहीं देख सकती। मुझसे अब सहन नहीं होता। मैं जिंदा रहकर भी मर जाऊंगी। वो जमीन पर बैठ गई टूटे हुए इंसान की तरह। जैन उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। ऐसा मत सोचो सारा कि तुम्हारे माँ बाप हैं, इन्हें मनाने की कोशिश करो। मैं भी उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। उसने एक नज़र समीना जी और अमजद साहब के बंद दरवाजे को देखते हुए सारा को तसल्ली दी थी। नहीं जैन, अब और नहीं। उनकी आंखों में मेरे लिए जो नफरत है अब वो कभी प्यार में नहीं बदल सकती, और मैं इस नफरत को सहना नहीं चाहती। जहाँ तुमने मेरी इतनी मदद की है, एक काम और कर दो। मेरा निकाह किसी भी राह चलते इंसान से पढ़वा दो, चाहे वो मुझसे उम्र में बड़ा क्यों ना हो। किसी ऐसे इंसान से जिसे अपने बुढ़ापे के लिए सहारे की ज़रूरत हो या अपने बच्चों के लिए एक माँ की ज़रूरत हो। मैं उफ तक नहीं करूँगी। मुझे अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहकर वो फिर से रोने लगी। और तभी जैन ने एक ऐसी बात बोली जिसे सुनकर सारा को लगा उसने कुछ गलत सुन लिया है। उसने रोते रोते सर उठाकर जैन की ओर देखा जो आंखों में उम्मीद की चमक लिए सारा को देख रहा था। कोई तुम पर भरोसा करे या ना करे सारा, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझसे निकाह करोगी सारा? सारा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मैं तुमसे शादी करने की बात कर रहा हूँ, क्या मुझसे शादी करोगी? मगर इन हालात में साजदा आंटी तो मुझसे नफरत करती हैं, वे आप पर भी गुस्सा करेंगी। उन्हें मुझ पर छोड़ दो सारा, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। तुम बस मेरे साथ शादी के लिए तैयार हो जाओ। सारा के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो ये भी भूल गई कि जैन का मिजाज कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो उससे कितनी नफरत करती थी। उसे तो बस इतना याद रहा कि इस दुनिया में अब कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं सिवाय जैन के। जैन ही था जो उसे अपनाने को तैयार था, जो उसे इज्जत देने के लिए खड़ा था। उसने अपनी आंखों के आंसू साफ कर लिए और सर धीरे से हाँ में हिला दिया। और जैन को तो जैसे सब कुछ मिल चुका था। जैन उसे अपने दोस्त के पास ले गया जहाँ कई लोग मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में जैन ने सारा को अपना लिया, उसके साथ निकाह कर लिया। सारा की आंखों से आंसू गालों पर बहने लगे। उसने कभी नहीं सोचा था, मगर किस्मत को शायद यही मंजूर था, जैन से शादी, और वो भी घर वालों की गैर मौजूदगी में, उनकी रजामंदी के बिना। सारा जैसे पूरी तरह कटकर रह गई थी। जैन ने अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब हम दोनों हमेशा के लिए एक हो चुके हैं। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो उसे संभालते हुए अपने घर ले आया। देखो सारा, अब तुम्हारी ज़िंदगी आसान नहीं रही, ये बहुत मुश्किल होने वाली है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ तुम सच कह रही हो। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत था और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन ये बात मैं सबको नहीं बता सकता। शायद मेरी माँ भी सच्चाई को स्वीकार न करें। तुम्हें बहुत धैर्य और हिम्मत से सब कुछ सहना होगा। सबके बर्ताव से तुम्हें तकलीफ पहुँचेगी, दुख मिलेगा, लेकिन तुम इन बातों को दिल पर मत लगाना, वरना तुम्हारी अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी।
उस वक्त जैन सारा को इस दुनिया में सबसे प्यारा लगा। वो उसके दिल के जख्मों पर मरहम रख रहा था। जब वो घर पहुंचे तो हमेशा की तरह साजदा जी का गुस्सा भड़क उठा। जैन, तुम इस कलमुही को यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैं इस लड़की को इस घर में नहीं रख सकती। मम्मी, ये यहाँ से कहीं नहीं जा सकती क्योंकि मैंने इससे निकाह कर लिया है। ये अब इसी घर में रहेगी। जैन काजमी की बात सुनते ही घर में जैसे एक धमाका सा हुआ था। साजदा जी झटके से अपनी जगह से खड़ी हो गईं और खतरनाक तेवरों के साथ सारा की तरफ बढ़ीं। लेकिन इससे पहले भी कुछ करती जैन उनके सामने खड़ा हो गया। अम्मी, अब आप सारा पर हाथ नहीं उठाएंगी। आप इसे कुछ भी नहीं कहेंगी। ये पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है और अब अगर आप इसे अपनाने की बजाय ठुकराएंगी तो ये और नहीं सह पाएगी। सारा, तुम जाओ कमरे में। सारा रोते हुए जैन के कमरे में चली गई, जहाँ जाने के बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो सिसकते हुए बेड पर बैठ गई। उसे कुछ दिन पहले की वही शाम याद आ गई जब वो पहली बार यहाँ आई थी। तब साजदा जी का रवैया कितना अलग था। कितना खुश थी वो उसे अपने घर में देखकर। उनकी हमेशा से ख्वाहिश रही थी कि वो सारा को अपने जैन की दुल्हन बनाएंगी और आज उसे अपने घर में देखकर उनके कदम खुशी से टिक नहीं रहे थे। पूरे घर में खाने की मज़ेदार खुशबू फैली हुई थी। सारा जब किचन में पहुंची तो देखा साजदा बेगम खाना बनाने में बिजी थी। उसने पीछे से उनके गले में बाहें डाल दी थीं। आंटी, आज तो आपने बहुत मज़ेदार खाना बनाया है। पूरे घर में खुशबुएं बिखर रही हैं और मेरी तो भूख ही बढ़ गई है। साजदा जी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, ज़्यादा मक्खन मत लगाओ सारा, चलो सबको खाने के लिए बुला लाओ, मैं खाना लगाती हूँ। सारा के परिवार की आज दावत थी। सब लोग खुशगप्पियों में बिजी थे, मगर जैन न जाने कहाँ था। साजदा जी ने सारा की तरफ देखा। सारा, जाओ जैन को बुलाकर लाओ। उसे कहो खाना ठंडा हो रहा है, कभी तो सही वक्त पर खाने की टेबल पर आ जाया करे। वो हमेशा जैन की आदतों से परेशान रहती थी, लेकिन अब सारा उन्हें क्या बताती कि जैन से उसे डर लगता है। उसकी बातें, उसके देखने का अंदाज, बहाने बहाने से सारा के करीब होने का तरीका, उसके पूरे जिस्म में सहरन सी दौड़ जाती थी। मगर साजदा आंटी की बात मानना भी मजबूरी थी। वो उन्हें क्या कहकर मना करती। सारा जब जैन के कमरे में पहुंची तो दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर तेज म्यूजिक की आवाज़ बज रही थी और जैन आईने के सामने खड़ा अपने बाल संवार रहा था। उस वक्त उसने शर्ट नहीं पहनी थी। उसके मजबूत मसल्स ब्लैक सैंडो में पूरी तरह उभर रहे थे। जैन को इस तरह शर्टलेस देखकर सारा की धड़कनें बढ़ चुकी थीं। आईने से ही उसने दरवाजे की तरफ देखा और जब सारा को वहां खड़ा पाया तो पूरा का पूरा उसकी तरफ घूम गया। सारा घबरा गई और फौरन वापस मुड़ी। सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम अपने कमरे में इस होलिये में हो। मैं चलती हूँ, बस तुम्हें बताने आई थी। आंटी तुम्हें खाने के लिए बुला रही हैं, जल्दी आओ। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलने लगी, जैन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। सारा इस अचानक तूफान के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो अचानक लड़खड़ाते हुए जैन के चौड़े सीने से जा लगी। उसके परफ्यूम की तेज महक सारा को अपने दिमाग पर चढ़ती महसूस हुई। ये क्या हरकत है जैन, होश में आओ। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मैं आंटी से शिकायत लगा दूंगी और फिर जानते हो ना वे तुम्हारे साथ क्या करेंगी। जैन का एक जोरदार ठहाका गूंजा था। सारा, तुम कितनी भोली हो, कितनी मासूम, कितनी प्यारी। जी चाहता है तुम्हारी ये मासूम सी शक्ल पूरा दिन देखता रहूं, लेकिन तुम तो मुझे देखकर यूं भाग जाती हो जैसे मैं तुम्हें नज़रों ही नज़रों में खा जाऊंगा। वो उसकी कमर के आसपास अपने बाजू का घेरा तंग करते हुए अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ने लगा था और जैन के इतना करीब आने पर सारा का दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। तुम जिसे जो भी बताना चाहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सबको बता दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और इसमें गलत क्या है। सारा उसकी इस नज़दीकी से घबरा उठी थी और जल्दी से उसे धकेलती हुई पीछे हटी। तुम जानते हो मुझे तुमसे नफ़रत है, बल्कि तुम्हारे जैसे लोगों से मुझे नफ़रत है। शक्ल देखी है तुमने आईने में अपनी? सारा ने एक पल में ही उसके गहरे सांवले रंग पर तंज कसा था और उसकी बात पर जैन के चेहरे पर अंधेरे की एक परछाई सी लहराई। अगर मैं बदसूरत हूँ, मेरा रंग काला है, तो उसमें मेरी क्या गलती है। रंग रूप तो खुदा की दी हुई नेमतें होती हैं, तुम उनके इस तरह मजाक नहीं बना सकती। इस रंग रूप के अलावा मेरे पास ऐसी कौन सी कमी है जो तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। सारा ने उसे अफसोस से देखा। जैन के चेहरे पर उदासियों की छाया देखकर सारा को अपने कहे पर शर्मिंदगी हुई थी। उसने जल्दी ही अपनी बात को सही किया। मुझे तुम्हारे रंग रूप से दिक्कत नहीं है जैन, बल्कि नफरत तो मुझे तुम्हारी इन हरकतों से है। ये जो तुम दूसरों का मजाक उड़ाते हो, खुद को सबसे ऊपर समझते हो, लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो, मुझे नफरत इन सब बातों से है।
मुझे तो उन लड़कियों पर हैरानी होती है जो तुम्हारी बातों में आ जाती हैं। हाँ, तो लड़कियां मेरे आसपास मंडराती हैं तो मैं क्या करूं? अब हर किसी की नज़र तुम्हारी जैसी तो नहीं है ना। पता नहीं मैं तुम्हें खूबसूरत नज़र क्यों नहीं आता। हालांकि सांवले रंग के साथ भी मोहल्ले की सारी लड़कियां मेरी दीवानी हैं। हर कोई मेरी एक नज़र के लिए तरसती रहती है। जैन ने इतराकर अपने फर्जी कॉलर खड़े किए थे, जबकि सारा ने एक नज़र अपने सामने खड़े उस बॉडी बिल्डर जैसे खूबसूरत पर्सनालिटी को देखा था। इस बात में कोई शक नहीं था कि वो बहुत हैंडसम था। हाँ, रंग थोड़ा गहरा सांवला था, लेकिन ये रंग उसकी पर्सनालिटी पर खूब जचता था। लेकिन पता नहीं क्यों सारा का दिल उसकी तरफ खींचता ही नहीं था। उसने जल्दी से उसके ऊपर से नजरें हटाईं और रूखे स्वर में कहा, अब जल्दी से बाहर आओ, आंटी बुला रही हैं। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलने लगी, जैन ने फिर से उसका हाथ खींचा और अंदर खींच लिया। वो आज सारा से दो टूक बात करना चाहता था, लेकिन सारा अपना बैलेंस न रख पाई और बुरी तरह लड़खड़ाई थी। सारा को संभालने के चक्कर में जैन का बैलेंस भी बुरी तरह बिगड़ा था और वो पीछे बेड पर गिरा था और उसके ऊपर सारा उसके चौड़े सीने पर आ गिरी। उसकी खूबसूरत मुलायम बाल जैन के चेहरे पर बिखर गए थे। उसकी खूबसूरत नरम मुलायम धड़कनें जैन के चौड़े सीने पर थीं और उन धड़कनों की नरमी को महसूस करके जैन का पूरा शरीर तप उठा था। होंठ जज्बात की शिद्दत से कांपने लगे थे। जैन की निगाहें सारा की उन खूबसूरत धड़कनों की तरफ थीं जो रेड कुर्ते से बड़े से गले से बाहर झांक रही थीं। उसने बेख्तियार अपने होठों से उसकी नरम मुलायम गर्दन को छू लिया था और सारा के पूरे शरीर में करंट सा लगा था। उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। वो एक झटके से उठी। जैन भी उसके साथ उठकर खड़ा हुआ था। अभी अभी जो हरकत जैन ने की थी, जैन खुद शर्मिंदा था। वो माफ़ी मांगने के लिए होंठ खोलने ही वाला था कि तभी उसने झटके से अपना हाथ उठाया और जैन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मुझे उम्मीद है ये थप्पड़ हमेशा तुम्हें याद रहेगा। अगर दोबारा कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो इससे भी बुरा होगा। मैं तुम्हारी उन गर्लफ्रेंड जैसी नहीं हूँ जो तुम्हारे पैसे के लालच में तुम्हारी हर बात मान लेती हैं। सारा तो चली गई, लेकिन जैन वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़क उठीं। क्या सारा मुझसे इतनी नफरत करती है कि मेरी नज़दीकी उसे इतनी बुरी लगी? उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। उसे मेरी चाहत दिखाई क्यों नहीं देती? वो अपनी शर्ट पहनकर घर से बाहर निकलता चला गया था और साजदा जी उसे आवाज़ें लगाती रह गईं, लेकिन उसने एक न सुनी। सारा जानती थी अब वो उसके सामने नहीं आएगा। वो आराम से अपना खाना ख़त्म करती रही। शाम होते होते सारा अपने परिवार के साथ अपने घर आ गई थी, लेकिन एक दिन साजदा जी उसका रिश्ता लेकर आ गईं। समीना बेगम, आपकी सारा हमारे घर की बहू बन जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। समीना बेगम इस रिश्ते से बहुत खुश थीं। आखिरकार जैन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, सारी जायदाद का अकेला वारिस, पढ़ा लिखा अमीर घराने का। फिर साजदा उसे अपनी बेटी की तरह प्यार भी तो करती थी। लेकिन जब सारा ने साफ साफ इनकार कर दिया तो उसकी माँ चौंक गई। मैं जैन से शादी नहीं कर सकती, सारा ने कह दिया। लेकिन बेटा, साजदा तुम्हें कितना प्यार करती हैं, तुम्हें उस घर में हमेशा खुश रखा जाएगा। और फिर भला जैन में क्या कमी है? लेकिन सारा का जवाब वही था, नहीं, कोई कमी नहीं, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती और उससे शादी नहीं करूंगी। साजदा जी कई बार रिश्ता लेकर आई, लेकिन सारा टस से मस न हुई। एक दिन जैन खुद उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम्हें दिक्कत क्या है सारा? तुम्हें शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर रही? वो आगे बढ़ा, उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तो मेरी मोहब्बत की कदर नहीं कर रही। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा सारा। सारा उसकी बातों से ऊब चुकी थी। वो जाने लगी, लेकिन जैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता सारा। मैं सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा इनकार नहीं। अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा हूँ तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर रही? सारा का सब्र टूट गया। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ मजबूत थी। उसने फिर से एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। मुझे लगा था पहला थप्पड़ तुम्हें याद रहेगा, लेकिन तुम्हारी हरकतों ने साबित कर दिया तुम्हें एक और थप्पड़ की ज़रूरत है। कितनी ही देर तक जैन उसे अविश्वास से देखता रहा और फिर थके थके कदमों से वापस लौट गया। सारा का ये जवाब सुनकर साजदा जी को जरूर बुरा लगा, लेकिन उन्होंने सारा से अपना प्यार कम नहीं किया। बेटा, तुम मेरी बेटी थी और हमेशा रहोगी। हाँ, मेरी ख्वाहिश थी तुम मेरी बहू बनो, लेकिन अगर तुम जैन को पसंद नहीं करती तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती इस रिश्ते के लिए मजबूर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ शादी ज़बरदस्ती नहीं निभाई जा सकती। सारा के लिए बहुत से रिश्ते आने लगे। समीना जी को एक रिश्ता पसंद भी आ गया था और वो जल्दी ही ये रिश्ता ओके करने वाली थी, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही यह हादसा हो गया था जिसने सब कुछ बदल दिया। अब सारा फिर से उसी घर में थी, इस बार बहू बनकर।
साजदा की यही तो ख्वाहिश थी कि सारा उनकी बहू बने, और आज वो उनके घर में बहू की हैसियत से मौजूद थी। रात के लगभग 11 बजे जैन कमरे में दाखिल हुआ था, थका हारा सा। उसे जागते देखकर वो उसके पास ही आकर बैठ गया। सारा, तुम सोई नहीं अभी तक? वो अपने हाथ से घड़ी खोलते हुए सारा को एक नज़र देखकर बोला। नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, सारा ने धीरे से जवाब दिया, जबकि जैन को एक खुशखबर हैरत ने घेर लिया। मेरा इंतजार? लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब है जैन? शादी करके लाए हो मुझे, तो इस हिसाब से आज हमारी शादी की पहली रात है। वो बिना किसी जज्बात के सपाट अंदाज में बोल रही थी, और जैन उसके ठंडे अंदाज पर एक गहरी सांस लेकर रह गया था। सारा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर तुमसे शादी की है, और अब मैं तुम्हारे वजूद को पाने के लिए बेचैन हूँ? ऐसा हरगिज नहीं है। तुम आराम से सुकून से चाहो तो बेड पर सो जाओ, चाहो तो सोफे पर सो जाओ। तुम्हारी मर्जी के बिना मैं इस रिश्ते को शुरू नहीं करूँगा। वो बेड से उठकर खड़ा हुआ और अपनी शर्ट के बटन खोलता हुआ बाथरूम की ओर जाने लगा, जब सारा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। नहीं जैन, मैं इस रिश्ते को शुरू करना चाहती हूँ। तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो इसका सबूत मुझे मिल चुका है, वरना जो लड़की घर से एक रात के लिए गायब हो जाए उसे कोई भी मर्द नहीं अपनाता। लेकिन तुमने मुझे अपनाया है क्योंकि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो और तुम्हें मुझ पर पूरा यकीन है। और जब तुमने मुझे सच्चे दिल से अपनाया है तो मैं तुम्हारे जज्बातों को यूं रौंद नहीं सकती। आज की रात के लिए लड़का लड़की बहुत सारे सपने सजाते हैं और मैं तुम्हारे सपनों को तोड़ नहीं सकती। और जैन के चेहरे पर एक दिल फरेब सी मुस्कान आई थी। वो सारा के करीब आया और उसे कंधे से पकड़कर बेड से उठाकर अपने सामने खड़ा कर लिया और उसके माथे को चूम कर उसे अपने होने का नरम एहसास कराया था। मुझे तुम पर कल भी विश्वास था, आज भी विश्वास है और हमेशा विश्वास रहेगा। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम भी चेंज कर लो। फिलहाल तो तुम्हें आज की रात मेरे कपड़ों से गुजारा करना पड़ेगा, कल मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी शॉपिंग करूँगा। ये कहते हुए वो अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा था और एक ढीली ढाली कॉटन की टी शर्ट और एक ट्राउजर निकाल कर सारा की तरफ बढ़ा दिया। जाओ, जाकर चेंज कर लो। सारा वो कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में बढ़ गई थी, जबकि जैन मुस्कुराता हुआ बाथरूम चला गया। जब वो बाहर आया तो सारा उसके कपड़ों में बेचैनी से कमरे में इधर उधर चक्कर काट रही थी। जैन को बाथरूम से निकलता देखकर वो एक जगह जमकर खड़ी हो गई और अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगी। शायद आने वाले पलों का सोचकर वो घबराई थी और उसकी खूबसूरती को देखकर जैन का दिल तेजी से धड़क उठा था। वो उस ढीली ढाली टी शर्ट में उसके दिल का चैन एक पल में उड़न-छू कर चुकी थी। बिना इनर वियर्स के उसकी खूबसूरत धड़कनों की खूबसूरती साफ महसूस हो रही थी। जैन की आंखें खुमार से भरने लगीं, उसके होंठ उसे छूने के लिए बेचैन होने लगे। वो मदहोशी से चलते हुए सारा के करीब आया था और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लिया। कितनी ही देर तक वो उसके चेहरे को देखता रहा, जैसे यकीन न हो कि ये चेहरा उसका हो चुका है और वो इस वजूद पर हक रखता है। उसकी आँच देती निगाहों से सारा पिघलने लगी और जल्दी से उसने अपनी नज़रें झुका लीं। उसकी लंबी पलकों की झालर उसके खूबसूरत गालों पर साया कर रही थी। उसके मासूम से चेहरे पर जैन को टूटकर प्यार आया था और उसने आगे बढ़कर उसके गुलाबी होठों को छू लिया। जैन के स्पर्श पर सारा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। पूरी तरह सुकून पाने के बाद जैन उससे अलग हुआ और एक झटके में उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसे बेड पर लिटाया और अपनी सैंडो उतारते हुए उसने साइड लैंप ऑफ कर दिया और धीरे धीरे उसके करीब होता चला गया, इतना करीब कि सारा की सांसें जैन की सांसों के साथ उलझने लगी थीं। सारा, जो पहले ये सोचकर परेशान थी कि जैन की संगत में वो कैसे जिंदगी को आगे बढ़ाएगी, अब उसे जैन की बाहों में सुकून मिला था। जब जैन ने ढीली ढाली टी शर्ट के नीचे उसकी खूबसूरत धड़कनों को छुआ तो सारा के होठों से एक मदहोशी भरी सिसकी निकली थी। वो पूरी तरह इन पलों में डूब चुकी थी, सब कुछ भूलकर जैन की संगत के लिए मचल उठी थी और तड़प कर जैन के सीने से लिपट गई। जैन ने भी उस मासूम, उदास, नाजुक सी लड़की को अपने सीने में भींच लिया था। धीरे धीरे वो उससे अपना हक वसूल करता चला गया और सारा बहुत ही प्यार से उसका हक देकर अंदर तक सुकून पा चुकी थी। वो भूल चुकी थी कि अभी तो उसे बहुत तकलीफ़ों का सामना करना था। उसके कैरेक्टर पर जो दाग लग चुका था वो इतनी आसानी से धुलने वाला नहीं था। अभी तो उसकी ज़िंदगी में बहुत से तूफान आने बाकी थे। वो सुकून से जैन की बाहों में सो रही थी और जैन भी उसे खुद में समेटे दुनिया जहान से बेखबर था। अगले दिन से सारा के लिए एक नए इम्तिहान का आगाज हो चुका था। वही साजिदा जी जो उस पर जान लुटाती थी अब उस पर तंज और नफरत के तीर चलाती थीं। लेकिन सारा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनकी नफरत और गुस्से को सह सके।
घर में सिर्फ जैन ही था जो उसके साथ प्यार से पेश आता था, वरना पूरे खानदान में सब उसे देखकर नफरत से मुंह फेर लेते। जहां भी जाती लोग फुसफुसाने लगते। ऐसे में सिर्फ जैन उसका सहारा था। तुम किसी की बात को दिल पर मत लिया करो सारा, जो कहता है उसे कहने दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए। लेकिन सारा के साथ होते गलत व्यवहार से जैन अंदर से टूटने लगा था। हर वक्त उदास रहने लगा। साजिदा बेगम जब भी अपने बेटे को उदास देखती, वो एक ठंडी आह भरकर रह जाती। उस दिन शाम का वक्त था, मौसम में ठंडक ज़्यादा थी। साजिदा बेगम किसी काम से बाहर आई तो उन्होंने देखा जैन बाहर गार्डन में बेंच पर बैठकर अपने हाथों को सिर के पीछे टिकाए आसमान को घूर रहा था। न जाने किन ख्यालों में गुम था। बेटे की हालत देखकर उनके भीतर गुस्से की लहर दौड़ गई। ये क्या तरीका है जैन, इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं? जैन अपनी माँ का गुस्सा देखकर हैरान रह गया। क्या हो गया अम्मी, आपको हर वक्त गुस्सा क्यों आता रहता है? नहीं जानते कि मुझे गुस्सा किस बात पर आता है? मेरी मर्जी के बिना तुमने ये फैसला किया, उस लड़की को इस घर में ले आए, और अब तुम मुझसे पूछ रहे हो मुझे गुस्सा क्यों आता है? मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ मम्मी। आप जानती हैं कि मैं हमेशा से सारा को पसंद करता था। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारूं, और आप भी तो मेरी खुशी देखना चाहती थी। फिर अब आपको ऐतराज़ किस बात पर है? तुम वाकई खुश होते तो मुझे ऐतराज़ ना होता, लेकिन मैं देख रही हूँ जब से ये लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में आई है, तुम बदल गए हो, हर वक्त परेशान रहते हो। पहले तो तुम्हारी हंसी कभी ख़त्म नहीं होती थी, अब संजीदगी ने तुम्हें घेर लिया है। वो लड़की जो रात बाहर गुजार कर आई थी, उसे बीवी बनाना कोई आसान बात नहीं। तुम्हारे दिल में भी तो ये ख्याल आता होगा कि वो न जाने किसके साथ थी, क्या क्या किया होगा उसने, कितने मर्दों ने उसे छुआ होगा। क्या ये बात तुम्हें अंदर से कचोटती नहीं होगी? उनकी बातें जैन के दिल में तीर की तरह चुभने लगीं। अम्मी बस कर दीजिए, भूल जाइए उस रात को जो भी हुआ। आप लोग उस बात को भुला क्यों नहीं देते? बार बार सारा को तकलीफ क्यों देते हैं, और मुझे भी? हम दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं। गुजरी बातों को याद मत करें। जैन गुस्से में लंबी लंबी सांसें भरता हुआ वहां से चला गया। साजिदा बेगम ने अपना सिर हाथों में थाम लिया। ये लड़का मेरी बात नहीं मान रहा। कैसे समझाऊं इसे कि जब तक वो लड़की इस घर में है, इसकी ज़िंदगी में है, वो कभी खुश नहीं रह सकता। हर वक्त ये एहसास इसे कचोटता रहेगा कि उसकी बीवी गैर मर्दों की बाहों में अपना सब कुछ लुटाकर आई है। हर गुजरता दिन सारा के लिए एक नई सज़ा बनता जा रहा था। उसकी तकलीफ़ें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। माँ बाप की सूरत देखे कई महीने हो गए थे, और जैन महसूस कर रहा था कि सारा अपने माँ बाप के लिए कुछ ज़्यादा ही बेचैन है। उसकी बेचैनी को देखते हुए एक बार जैन उसे उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए ले गया था, लेकिन जैसे ही उसके माँ बाप ने सारा को देखा, उन्होंने उसे घर के बाहर निकाल दिया। तू यहाँ से चली जा, हमारा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है। हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा तूने। अगर तू ये सोच रही है कि इसके बाद भी हम तुझे अपना लेंगे, तो ये तेरी भूल है। अब तेरी हमारे घर में, हमारे दिलों में कोई जगह नहीं। सारा रोती हुई जैन के साथ वापसी के लिए कदम मोड़ गई। तभी उसके कानों में अपने पापा की आवाज़ पड़ी। आज तो इसे ले आए हो, लेकिन दोबारा कभी मत लाना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वो माँ बाप जो उस पर जान छिड़कते थे, आज वही उससे नफरत कर रहे थे। जैन का चेहरा बुझ गया, और वो सारा का हाथ पकड़कर घर वापस ले आया और उसे कमरे में छोड़कर उल्टे कदमों वापस चला गया। और सारा बेबसी से उसे जाता देखती रही। वो महसूस कर रही थी जैन अब दिन भर उदास रहता था। पिछले 15 दिन से वो उसके करीब नहीं आया था। हालांकि कभी कभी सारा का मन होता उसकी बाहों में जाने के लिए, कुछ सुकून के पल गुजारने के लिए, लेकिन जैन उसकी तरफ से करवट लेकर सो जाता, और जब सारा शिकायत करती तो उसके आंसू भी पोंछता था और उसे अपनी बाहों में भी समेट लेता। लेकिन पता नहीं जैन को क्या हो गया था। वो अब पहले की तरह चहकता नहीं था। उसकी आंखें भीगी भीगी रहने लगी थीं। दिन ब दिन अपनी सोचों में गुम रहता, हर वक्त परेशान रहता। सारा उसकी बदलती हालत को नोट कर रही थी। आप ठीक तो है ना? आप इतना बदल क्यों गए हैं? इतने खामोश क्यों रहते हैं? एक दिन सारा ने उससे पूछ ही लिया। वो बस एक गहरी सांस लेकर रह गया। कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि लोग तुम्हारे साथ कब अच्छा व्यवहार करेंगे, इसके अलावा और कोई बात नहीं। आंखों की नमी छुपाते हुए वो सारा की गर्दन में अपना चेहरा छुपा गया। धीरे धीरे वो उसे लबों से छूने लगा। उसकी उंगलियां उसके वजूद पर चलने लगीं और सारा का मन खुशी से खिल उठा। वो कितने दिनों से उसकी संगत के लिए तरस रही थी, और आज वो उस पर अपने प्यार की बारिश करना चाहता था। सारा सुकून से उसकी बाहों में लिपट गई, और जैन ने उस पर अपनी सारी मोहब्बतें निछावर कर दीं।
शायद इस तरह वो अपने बेचैन दिल को सुकून देना चाहता था। एक दिन सारा ने शर्माते हुए उसे कहा कि वो माँ बनने वाली है, और ये खबर सुनकर जैन की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। सच? तुम माँ बनने वाली हो? हाँ, सारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अम्मी ये खबर सुनकर बहुत खुश होंगी। लेकिन उनकी खुशी उस वक्त बुझ गई जब साजिदा बेगम ने गुस्से से कहा, न जाने ये किसका गंदा खून है जो हमारी नस्ल में शामिल करने आई है। मैं इस लड़की को बहू के तौर पर बड़ी मुश्किल से कबूल कर पाई थी। अब किसी और की औलाद को इस घर में बर्दाश्त कैसे करूं? इसे अभी के अभी इस घर से निकाल दो, वो चिल्लाने लगी। जैन ने बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत किया। अम्मी, खुदा का वास्ता है ऐसा मत कहिए। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अपने इस रवैये से मुझे भी तकलीफ दे रही हैं। आप जानती हैं कि मैं सारा से कितना प्यार करता हूँ, उसके बिना रह नहीं सकता। और ये बच्चा मेरा है। आप ऐसे कैसे मेरे बच्चे को किसी का गंदा खून कहकर बुला सकती हैं? लेकिन साजिदा जी उसकी बात पर विश्वास न करते हुए बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई थीं। जैन अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत खुश था। सारा तो उसकी खुशी देखकर हैरान रह जाती। ऐसा लगता था जैसे जैन को कोई खजाना हाथ लग गया हो। उसके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ते थे। बाप बनने की खबर मिलते ही उसने ढेर सारे टॉयज, छोटे छोटे कपड़े, जूते कमरे में लाकर भरना शुरू कर दिए थे। कभी कभी सारा उसकी बेचैनी देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ती। जैन, तुम तो एकदम दीवाने हो गए हो इस बच्चे को लेकर। क्यों ना दीवाना हो, आखिर को मेरा बच्चा है। मुझे पापा कहकर बुलाएगा और तुम्हें मम्मा। सोचो तो जरा कितनी खुशी महसूस होगी। सारा ने महसूस किया वो जो पहले उदास रहता था अब उसकी उदासी कम होने लगी थी। शायद आने वाले बच्चे का असर था कि वो सब कुछ भूलने लगा था। जैन के प्यार के अलावा सारा की जिंदगी में कोई दूसरी खुशी नहीं थी। अब सारा की जिंदगी पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। जब भी वो कमरे से बाहर निकलती साजिदा बेगम के तानों और जलील करने वाली बातों का सामना करना पड़ता। तुम जैसी बेशरम लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का खुदकुशी कर चुका होता। लेकिन तुम हो कि तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सारा बस अपनी तकलीफ़ों के आंसू पीती रहती। फिर एक दिन जरा सी बात पर साजिदा बेगम ने उसे बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। उन्होंने सारा से कहा कि चाय बनाकर लाओ। घर में नौकरानी होते हुए भी जब से सारा को ये खुशखबरी मिली थी तब से साजिदा बेगम ज़्यादातर काम उसी से करवाने लगी थीं। वो उसे तंग करती। वो चाहती थी कि किसी तरह से सारा पलटकर जवाब दे ताकि वो उसे बहाना बनाकर उसे घर से निकाल सके। मगर सारा हर बार चुपचाप उनके आदेश का पालन करती। उस दिन चाय में जरा सी चीनी ज़्यादा हो गई थी और साजिदा बेगम का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने बिना सोचे समझे सारा को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया और फिर एक जोरदार धक्का दिया जिससे कि वो ज़मीन पर जाकर गिरी। उसके मुंह से दर्दनाक चीख निकली थी। ठीक उसी समय जैन घर में दाखिल हुआ था। उसके हाथों में अपने बच्चे के लिए ढेर सारे खिलौने थे। उसने अपनी माँ को सारा को धक्का देते देखा तो उसके जिस्म से जैसे जान ही निकल गई। सारे खिलौने हाथ से छूटकर बिखर गए थे। उसने देखा सारा जमीन पर तड़प रही थी, रो रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सब देखकर जैन का दिल बैठ गया। वो गम और सदमे से पागल हो गया था। साजिदा बेगम भी सहम गई थी। ये क्या हो गया? मगर अब क्या हो सकता था? तीर कमान से निकल चुका था। जैन दौड़कर सारा को अपनी बाहों में लेकर भागा और अस्पताल की तरफ भागा। उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही दुआ थी, ऐ खुदा मेरे बच्चे और मेरी बीबी दोनों को सलामत रखना। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैन का बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मुंह मोड़ गया था। जब उसे ये खबर मिली तो वो फूट फूट कर रो पड़ा था। मेरी खुशियों को न जाने किसकी नज़र लग गई। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझसे छिन गई। वो उस वक्त अस्पताल में अकेला था। न उसकी माँ उसके साथ थी और न सारा के घर वाले। जब वो कमरे में आया और उसने सारा के पीले चेहरे को देखा तो उसका दिल कटकर रह गया था। वो उसके पास बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसने बेहोश जारा के हाथों को थाम लिया। मैं गुनहगार हूँ सारा, मैं तुम्हें कोई खुशी न दे सका, उल्टा तुम्हारी ज़िंदगी में गमों को शामिल कर दिया। और उसी पल उसने एक बड़ा फैसला कर लिया, एक ऐसा फैसला जो लेना आसान नहीं था। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और बिना किसी झिझक के अपने दिल में दबी एक एक बात कह डाली। जबकि साजिदा बेगम तो ये सब सुनकर जैसे पत्थर की ही हो गई थीं। और फिर जैन ने सारा के घर भी फ़ोन किया था, उन्हें सारी सच्चाई बता दी। और फिर वही हुआ जिसका उसे अंदेशा था। आधे घंटे बाद सारा के घर वाले अस्पताल में थे, बुरी तरह से रोते हुए, बिलखते हुए। साजिदा बेगम की आंखों से भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और समीना जी तो गुस्से और सदमे से निढाल हो चुकी थीं। सारा के पापा अमजद साहब गुस्से में आग बबूला हो गए।
वे जैन के पास आए और उसका गिरेबान पकड़कर झंझोड़ते हुए बोले, तुमने ये क्या कर दिया जैन? तुमने मेरी बच्ची के साथ बहुत जुल्म किया। तुमने उसे अपनों की नज़रों में गुनहगार कर दिया, उसकी इज्जत को तार तार कर दिया, हमें दुनिया वालों के सामने रुस्वा कर दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? जैन की आंखें सूख चुकी थीं, उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। मैंने ये सब प्यार में किया। मैं मजबूर था। मैं सारा को खोने से डरता था। उसी वक्त सारा को भी धीरे धीरे होश आने लगा। जब उसकी आंखें खुलीं तो अपने घर वालों को अपने पास देखकर वो चौंक गई। उसकी माँ दौड़कर उसे अपने सीने से लगा गई और साजदा बेगम वो भी रोते हुए अपने किए की माफ़ी मांगने लगीं। सारा की आंखें हैरानी से फैल गईं। ये वही लोग थे जो उसका नाम तक लेना पसंद नहीं करते थे, जो उससे इतनी नफरत करते थे, और आज वही उसे गले लगा रहे थे, उससे मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। लेकिन जैन कहाँ था? वो उसे कहीं नज़र क्यों नहीं आ रहा था? सब कुछ जैसे पहले जैसा हो गया था। पहले की तरह उसके अपने उससे मोहब्बत करने लगे थे, पहले की तरह उसका ख्याल रखने लगे थे। साजदा बेगम तो अब उस पर जान लुटाने लगी थी। सारा 2 दिन अस्पताल में रही। इन 2 दिनों में उसने जैन की एक झलक तक न देखी थी। फिर जब उसने समीना बेगम से जैन के बारे में पूछा तो उन्होंने नफरत से मुंह फेर लिया और कहा, दफ़ा करो उसे, उस इंसान का नाम भी मत लो। अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। ये सुनकर कि अब वो अपने ही घर में रहेगी, उसके माँ बाप को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं। सारा पूरी तरह स्तब्ध हो गई थी। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या हुआ है? मुझे जैन से मिलना है। वो कितना खुश था अपने बच्चे को लेकर। वो ज़रूर सदमे में चला गया है। वो ठीक तो है ना मम्मी? मैं उससे मिलना चाहती हूँ, उसे हौसला देना चाहती हूँ कि खुदा ने हमसे ये खुशी देकर छीन ली तो क्या हुआ, खुदा हमें आगे खुशी ज़रूर देगा। मम्मी, मुझे जैन से मिलना है। वो जैन से मिलने के लिए तड़प रही थी, जबकि समीना जी ने हैरानी से बेटी को देखा और फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए सारा को सब कुछ बता दिया और उसे वो भयावह सच्चाई पता चली जिसने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली। ये जुल्म किसी और ने नहीं बल्कि जैन ने ही किया था। जब जैन को कोई उम्मीद बाकी न बची कि सारा उसकी हो सकती है तो उसने ये खेल खेला था। अपने दोस्त के साथ मिलकर वो सारा को लेकर अपने फार्म हाउस पर चला गया और एक रात रखकर उसे हिफाजत के साथ उसके घर छोड़ गया। वो आवाज़ बदलने में माहिर था, इसलिए सारा उसकी आवाज़ से उसे पहचान नहीं पाई। जैन सारा से सच्चा प्यार करता था, तभी तो उसने उसके साथ कोई ज्यादती नहीं की बल्कि उसे अपना लिया। वो जानता था सारा को कैसे झुकाना है। उसे सबकी नज़रों में गिराने के लिए उसने ये साजिश रची ताकि उसके पास कोई दूसरा चारा न बचे सिवाय इसके कि वो उसी से शादी करे। सब कुछ उसी की योजना के अनुसार हो रहा था, जैसा उसने चाहा था। लेकिन फिर उसका ज़मीर उसे कचोटने लगा। जब वो देखता कि सब लोग सारा के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो उसका खुद का दिल फटने लगता। सारा की आंखों में आंसू, उसका रातों को जागकर रोना, ये सब देखकर उसके लिए असहनीय हो गया। वो कई बार सोचता कि सबको सच बता दे कि सारा की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर वो डर जाता कि कहीं सारा उसे नफरत न करने लगे, उसे छोड़कर न चली जाए और वो उसकी जुदाई सह नहीं पाएगा। लेकिन अब जब उसने अपना बच्चा खो दिया, सारा को इतनी तकलीफ में देखा, उसने खुद सबको सच बता दिया था और वही हुआ जिसकी उसे आशंका थी। सब लोग उससे नफरत करने लगे। सारा तो जैसे पत्थर बन गई थी। इन दिनों वो जैन के साथ बहुत प्यार से पेश आ रही थी। उसे लगने लगा था जैन ही उसका सच्चा हमदर्द है। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने इंसान की पहचान करने में गलती कर दी। वो अपने पति को बेइंतहा चाहने लगी थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि जैन ही था। वही इस सारे दर्द का जिम्मेदार था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सबके दिलों से मेरे लिए नफरत मिटाने के लिए झूठ बोल रहा हो, सारा सोचने लगी। लेकिन तभी उसकी माँ ने उसे जैन से दोबारा कोई बात करने ही नहीं दी। उसे अस्पताल से छुट्टी मिलते ही वो घर ले आई। 1 महीना बीत चुका था। न जैन ने उसे संपर्क किया था और न ही सारा ने जैन से बात करने की कोशिश की थी। और फिर एक दिन जैन खुद उसके सामने आ गया। थके हारे कदमों से चलता हुआ, सिर झुकाए, वो सारा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ़ कर दो सारा, मैंने जो किया बहुत गलत किया, लेकिन ये सब मैंने तुम्हारी मोहब्बत में किया, तुम्हें पाने के लिए किया। तुम मेरे साथ शादी करने के लिए राजी नहीं थी और मुझे इसके अलावा कुछ और समझ नहीं आया कि तुम्हें कैसे हासिल करूं। मुझे माफ़ कर दो, शायद मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती कर दी। वो फूट फूट कर रो रहा था। सारा उसे अविश्वास से देखती रही। इतने दिनों से मैं यही सोच रही थी कि तुम मेरे पास आओगे और कहोगे कि ये सब तुमने नहीं किया, तुमने सिर्फ लोगों के दिलों से मेरे लिए नफरत मिटाने के लिए झूठ बोला है। लेकिन तुम भी वही कह रहे हो जो सब कह रहे हैं।
और इस सब के बाद तुम्हें माफ़ करना इतना आसान नहीं। तुम जानते हो मैंने क्या क्या सहा, अपनों की नफरत देखी है, मोहब्बत को बेरुखी में बदलते देखा है, अपने ही माँ बाप की आंखों में अपने लिए अविश्वास देखा है। सबने मेरे किरदार का तमाशा बना दिया और तुम इसे प्यार कहते हो। अब वो बिलख बिलख कर रोने लगी थी। मोहब्बत तो कुर्बानी देना सिखाती है जैन। तुम मेरी इज्जत नहीं बचा सके, फिर मुझसे मोहब्बत कैसे कर सकते हो? ये प्यार नहीं, ये हवस है। अब दोनों ही रो रहे थे। मेरी मोहब्बत को हवस का नाम मत दो सारा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जो कहोगी मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। अभी यहाँ से चले जाओ, मुझे इस बात पर कोई भी बात नहीं करनी और ना ही तुम्हारे साथ जाना है। जैन टूटा हुआ हारा हुआ वहां से लौट आया और सारा खाली निगाहों से आसमान को ताकने लगी। लेकिन वो अपने दिल का क्या करती जिसमें जैन के लिए बेशुमार मोहब्बत जन्म ले चुकी थी। वो चाह कर भी अब जैन से अलग नहीं हो सकती थी। उसे उसकी आदत लग चुकी थी। धीरे धीरे उसे ये एहसास हुआ कि अब उसका असली घर वही है जहाँ उसका पति है। वो जान गई थी कि जिंदगी अब उतनी आसान नहीं, और वैसे भी जैन अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब उसे अपनी गलती का एहसास था। वो हर रोज फ़ोन करके माफ़ी मांगता। सारा का दिल उसके लिए पिघलने लगा। उसे तड़पाना अब और ठीक नहीं, उसने एक दिन सोचा। और फिर एक दिन उसने जैन को फ़ोन कर दिया, मैं तुम्हारे साथ घर आना चाहती हूँ। और जैन को ऐसा लगा जैसे उसके चारों ओर खुशियों की बहारें आ गई हों। मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। वो खुशी से झूमते हुए सीटी बजाते हुए सारा के घर की ओर चल पड़ा। मैं घर वापस जा रही हूँ मम्मी। जब सारा ने कहा तो उसकी माँ हैरान रह गई। क्यों? इस सब के बाद भी? मम्मी, जो बीत गया वो लौट कर नहीं आ सकता, और वैसे भी जैन को अपनी गलती का एहसास हो गया है। जो होना था वो हो गया। मैं अपनी ज़िंदगी को किसी नए इम्तिहान की भेंट नहीं चढ़ाना चाहती। जैन अभी मुझे लेने आ रहा है, वो ठोस लहजे में बोली। समीना बेगम ने उसे गले से लगा लिया। तू मेरी बहादुर बेटी है, तू हमारा गर्व है, हमारा मान है। यही तो सारा कब से सुनना चाहती थी। इतने दिनों से उसने बस ताने ही सुने थे, लेकिन इन शब्दों ने उसकी रूह तक को सुकून से भर दिया था। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई थी और वो तैयार होने के लिए अंदर चली गई, क्योंकि जैन उसे लेने के लिए बस आने ही वाला था और वो अपने घर जाने वाली थी। उसी घर में जहाँ जैन की मोहब्बतें थीं, जहाँ जैन की बाहों में उसे सुकून मिलता था, और इस सुकून को वो गंवाना नहीं चाहती थी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।